हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारे चैप्टर 2 की बिगिनिंग में। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर नंबर 2 एंड हियर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है दोस्तों, दिस इज गोइंग टू कवर द बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स। और कुछ कॉन्सेप्ट जो हम इस लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को हो पाएगी इफ वी आर एबल टू कवर दीज lectures in the chapter number 2 very much eloquently, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं। So in chapter number 2 we are going to cover basically the accounting principles। कुछ ऐसे concepts, कुछ ऐसे rules जो हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर फॉलो करते हैं। अगर हमको ये सारे concepts अच्छे से समझ आ गए, इनका बेसिक जो अंडरलाइन कंसेप्ट है अगर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, तो हमारे लिए अकाउंट्स का सब्जेक्ट आगे चल करके बहुत ही आसान होने जा रहा है। नाउ इन टोटल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज 13 principles। These 13 principles can be divided into assumptions, concepts and constraints। लेकिन एक चीज आप यहाँ जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग सोर्सेज में कई बार ये टर्म्स जो है इंटरचेंज कर दी जाती हैं। तो कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा गोइंग कंसर्न तो एजम्पशन होता है, बट इससे आप कंफ्यूज ना हो। एजम्पशन, कंसेप्ट, कंस्ट्रेंट्स, अक्सर ये टर्म हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकल मीनिंग है वो क्या है कि दीज आर द 4 एजम्पशंस, ऐसी चीजें जो हम अज्यूम करके अकाउंटिंग में चलते हैं। ये कुछ कंसेप्ट हैं, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने अकाउंटेंसी की रिकॉर्डिंग करने के लिए। और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो हमें लिमिट करते हैं while we are recording the transactions in accountancy। In the first lecture we are going to be focusing on these 4 accounting assumptions, so let us start one by one। The first assumption or the concept that we are going to study is the money measurement concept। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको मनी की टर्म्स में या मॉनेटरी वैल्यू में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है या कोई ऐसा इवेंट है जिसको पैसे के भाव में नहीं तोल सकते, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड अकाउंटिंग के अंदर नहीं करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। किसी कंपनी के अंदर लेटेस्ट से जो कंपनी का सीईओ है वो ऑफिस में आते हैं और एक बहुत अच्छा सा मोटिवेटिंग लेक्चर सभी इंप्लॉयज को देते हैं। और इस लेक्चर की वजह से सारे इंप्लॉयज लेटेस्ट से मोटिवेट भी हो जाते हैं, उनका मोराल अच्छा हो जाता है और वो सारे प्रोजेक्ट्स को टाइम से कंप्लीट करते हैं और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ जाता है, कंपनी को लेटेस्ट से काफी फायदा भी होता है। तो अब जो रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ उसको तो हम लोग अकाउंटिंग के अंदर जरूर रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा जो मनी है, जो इनकम आ रही थी वो हमारी कितनी आ रही थी, वो बढ़ गई। लेकिन ये जो लेक्चर दिया गया है बाय द सीईओ, क्या इस लेक्चर की मॉनेटरी वैल्यू है? कुछ इस लेक्चर को पैसे के भाव में तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते। जितना मोटिवेशन हुआ है एम्प्लॉयज को, वी कैनॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस इन द अकाउंटिंग बुक्स कि कोई सीईओ ने आके लेक्चर दिया था जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। वी कैनॉट डू दैट। बट इफ अ कंपनी परचेजेस सम लैंड, परचेजेस सम मशीनरी, परचेजेस एनीथिंग और सेल्स एनीथिंग जिसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। इसको अगर दूसरे तरीके से समझें, लेटेस्ट से सीईओ से लेक्चर दिलवाने की बजाय कंपनी के सीईओ ने सोचा कि लेट अस इनवाइट अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर टू कम एंड गिव अस अ लेक्चर। अब ये जो मोटिवेशनल लेक्चर है ये बहुत फेमस है, एंड ही चार्जेस लेट अस से ₹1 लाख फॉर 2 आवर लेक्चर। ठीक है कि आके मैं 2 घंटे आपको लेक्चर दूंगा, उसका ये 1 लाख रुपए लूंगा और इससे आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। लेट अस से एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, एम्प्लॉयज ने लेक्चर सुना, मोटिवेट हुए, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ₹1 लाख की, दैट स्पीकर वॉज इन्वाइटेड एंड ही वॉज गिवन ₹1 लाख फॉर गिविंग द लेक्चर। दिस ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, बिकॉज ये बेसिकली ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने स्पीकर की सर्विस ली है, हमने मोटिवेशनल स्पीकर की सर्विस ली है, दैट ही विल कम टू अस एंड गिव अस अ लेक्चर एंड वी विल गिव ₹1 लाख इन रिटर्न ऑफ इट। सो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विद मॉनेटरी वैल्यू आर रिकॉर्डेड, राइट? बट व्हाई डू वी डू दिस? ऐसा करने की जरूरत क्या है हमको? सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। टेबल खरीदना है, चेयर खरीदना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, किसी को लोन देना है, किसी से लोन वापस लेना है, ये सारी जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं इनमें कॉमन क्या है? द कॉमन थिंग इज मनी। एवरीथिंग इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट इज वाई मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर, राइट? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी रहे, उसमें मनी जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर रहता है जिसका एक्सचेंज होता ही होता है, राइट? दूसरा, मनी इज ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू। वट एवर एसेट्स वी हैव, उसकी क्या वैल्यू है उसको हम पैसे के भाव में तोल सकते हैं। हमारे पास कोई लैंड है, हमारे पास कोई ऑफिस है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, हमारे पास एक मशीनरी है, एवरीथिंग इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। दैट इज वाई वी यूज मनी एज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम लोग अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया? बट
दिस कंसेप्ट हैज टू मेजर लिमिटेशंस। ये मेजर लिमिटेशंस ध्यान से समझ लीजिए। पहली तो सिंपल सी लिमिटेशन है दैट वैल्यू ऑफ मनी इज अज्यूम्ड टू बी स्टेबल। इन दी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम मानकर चलते हैं कि जो मनी की वैल्यू है वो टाइम के साथ स्टेबल रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ते हैं और इसलिए मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, राइट। पहले आप 2000 रुपए में जो सामान खरीद सकते हैं, थोड़ा टाइम जब बीत जाएगा तो वो सामान 2000 रुपए में नहीं आएगा, वो महंगाई की वजह से 2500 में आएगा। इट विल बी देयर इन 2500 रुपीज और 3000 रुपीज। So we can say that the value of money has decreased, right? Because money is now, the same amount of money is now able to purchase lesser amount of goods. But in this concept we assume that money has a stable value, it does not change over time. हमने कोई अगर सामान 2000 रुपए का खरीदा है तो हम उसे 2000 रुपए पे ही कैलकुलेट करते हैं, एंड इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो वो सामान जब तक हमारे पास रहेगा हम उसकी वैल्यू 2000 रुपए लगाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए वही अमाउंट पे किया है। The second limitation is that non-monetary events, however important, they are not recorded in the books of accounts. तो कितना भी जरूरी इवेंट हो, कोई भी उससे फायदा नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर उसका पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वी विल नॉट रिकॉर्ड इट, राइट। सो मेंटल पीस ऑफ द एम्प्लॉइज, जॉब सेटिस्फेक्शन, हेल्थ कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, all these things they are very crucial for the good performance of the company, but none of them they are recorded in the accounting books. The next concept that we are going to study is very simple principle, that is the business entity assumption. ये assumption कहता है कि आपको ओनर को एंड प्रमोटर को उसकी कंपनी से हमेशा अलग रखना है. So business it has a separate entity and the owner and the promoter of the business they have a separate entity. So in the accountancy let us say हम ये बोलेंगे कि जो अंबानी जी हैं is the owner of all these different Reliance companies. हम जानते हैं कि कंपनीज अंबानी जी के ओनरशिप में आती हैं, लेकिन इन कंपनीज की अकाउंटिंग बुक्स एंड अंबानी जी के पर्सनल अकाउंटिंग बुक्स वो अलग अलग रखे जाएंगे. सो वट एवर इनकम इज अर्नड बाय द जियो एंड वट एवर लोन इज टेकन बाय जियो, वो जियो कंपनी का लोन है, जियो कंपनी की इनकम है, और वो जियो कंपनी के ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी. अंबानी जी का जो पर्सनल एसेट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल अलग रहेगी कंपनीज के एसेट एंड प्रॉपर्टी से. सो इसीलिए अगर कोई लोन अंबानी जी पर्सनली लेते हैं देन इट विल हैव नो इफेक्ट ओवर द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ देयर कंपनी. एंड अगर कंपनी कोई लोन लेती है अपने एक्सपेंसेस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, तो उसका कोई इंपैक्ट अंबानी जी के अकाउंटिंग बुक्स पे नहीं पड़ता है. सो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये डिफरेंस हम लोगों को ये कंसेप्ट बताता है. So whatever accounting changes happen in the accounting books of the business, they have no impact over owner, or whatever changes happen in the personal accounts of the owner, it has no impact on the business. Then what is the relationship between the two? Relationship को इस तरीके से समझिए कि ओनर बेसिकली इनिशियल पैसा देता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और ये जो इनिशियल पैसा है दिस इज द कैपिटल फॉर द कंपनी. इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल विच इज गिवन टू द कंपनी बाय द ओनर, एंड इस कैपिटल को यूज करके बिजनेस स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन. यूजिंग द कैपिटल बिजनेस प्रोड्यूसेस सम गुड्स और सर्विसेज, और उसको सेल करके क्या आता है? रेवेन्यू. अब इस रेवेन्यू का हिस्सा जाता है ओनर को. तो एक तरीके से अगर हम ओनर के परस्पेक्टिव से देखें, द ओनर हैज गिवन सम लोन टू द कंपनी and as a return on its loan the company is giving back its part of revenue to the owner. सो अगर ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको रेवेन्यूज में से मिलता है. सिमिलरली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, द बिजनेस हैज टेकन सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओनर, बिजनेस हैज टेकन सम लोन फ्रॉम द ओनर, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट लोन द बिजनेस इज गिविंग शेयर ऑफ इट्स रेवेन्यू टू द ओनर. अगर ओनर इस कैपिटल का कुछ हिस्सा वापस विथड्रॉ कर लेता है तो कंपनी के पास जो लोन लिया गया था फ्रॉम द ओनर वो लोन कम हो जाएगा. तो इसको अगर हम एक थंब रूल से समझें, whenever the money given by the owner to the company increases, the liability of the company towards the owner increases. So अगर ओनर ज्यादा पैसा दे देता है मनी दे देता है कंपनी को, तो कंपनी के पास ज्यादा कैपिटल हो जाती है और कंपनी की जो लायबिलिटी है ओनर को वापस पैसा देने की वो बढ़ जाती है. अगर ओनर कंपनी में से अपना पैसा वापस निकाल लेता है, ही विथड्रॉज द कैपिटल, देन दैट मींस द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द ओनर आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि अब कंपनी को कम पैसा देना है बैक टू इट्स ओनर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहां पर क्लियर हो गया. द नेक्स्ट assumption इज द गोइंग कंसर्न assumption. This assumption says that the business will continue to carry its operations indefinitely in the future. यानी कि कोई भी बिजनेस जो है वो फ्यूचर में भी लगातार काम करता रहेगा, वो बंद नहीं हो जाएगा, वो लिक्विडेट नहीं हो जाएगा. लिक्विडेट होने का मतलब क्या हुआ? कि उसकी जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो बेच नहीं दी जाएंगी, उसको बेच करके लिक्विड मनी जो है वो नहीं ली जाएगी. ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली द कंपनी इज अज्यूम्ड टू बी अमर, द कंपनी इज अज्यूम्ड टू बी इमॉर्टल, एंड इट विल कंटिन्यू टू फंक्शन इन द फ्यूचर.
लेकिन ऐसा अज्यूम हम करते क्यों है? हमें पता है कंपनीज बंद हो सकती हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं, किसी भी वजह से ओनर अगर चाहे तो सारी कैपिटल अगर कंपनी में से निकाल ले और कंपनी के पास खुद के एसेट्स ना हो, द कंपनी विल स्टॉप फंक्शनिंग। सिमिलरली द कंपनी हैज टेकन सम लोन और वो लोन वापस नहीं कर सकती कंपनी, तो इसका मतलब है लोन को वापस करवाने के लिए कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जा सकता है, बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी। लेकिन हम ऐसा अकाउंट्स के अंदर नहीं मानकर चलते। क्यों नहीं मानकर चलते? बिकॉज वी हैव सम यूजेस फॉर दिस अजम्पशन। द फर्स्ट वन इज दैट बिकॉज हम कंपनी को मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में लगातार काम करती रहेगी, वी कैन वैल्यू द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कंपनी के अंदर कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, लेट अस से वी परचेज अ लैंड फॉर ₹1 लाख, और हमारे अकाउंट बुक्स में हमने क्या रिकॉर्ड किया कि उस लैंड की वैल्यू कितनी है, ₹1 लाख, बिकॉज दैट इज द अमाउंट वी पेड फॉर द लैंड। अब लैंड की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगी एंड आफ्टर 1 ईयर लेट अस से द वैल्यू ऑफ द लैंड इट बिकम्स 2 लाख। लेकिन कंपनी के अकाउंट बुक्स में स्टिल द लैंड प्राइस इज रिकॉर्डेड एज 1 लाख ओनली। हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी द परचेज ऑफ लैंड, वहां पर हम यही दिखाएंगे कि 1 लाख रुपए हमने उस लैंड के दिए थे। जब तक वो लैंड वापस मार्केट में बेची नहीं जाती, द कंपनी डज नॉट सेल दिस लैंड बैक, तब तक वो जो इंक्रीज्ड 2 लाख का प्राइस है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। So the actual market value of the land it will only be realized when the company tries to sell this land। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि कंपनी जो है वो लगातार फ्यूचर में बनी रहेगी और वो अपनी लैंड को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो हम उसकी जो वैल्यू है लैंड की वो 1 लाख ही रिकॉर्ड करके आगे चलेंगे। अगर कंपनी फ्यूचर में उसको सेल करती है देन इट विल बिकम 2 लाख और वो कंपनी की इनकम बन जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एप्लीकेशन डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन हमें क्या बता रहा है कि कोई भी इक्विपमेंट जब कंपनी खरीदती है तो उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डिमिनिश होती है। लेट अस से कंपनी परचेजेस अ मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड द मशीनरी सपोज टू वर्क फॉर 5 ईयर्स, कि 5 सालों तक ये मशीनरी काम करेगी, 5 सालों के बाद ये जो मशीनरी है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि ये जो 50,000 का खर्चा है ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं मानते, हम मानते हैं कि 50,000 का खर्चा अगले 5 सालों तक होने वाला है, यानी कि 10,000 इंटू 5। हम इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, हर साल हम 10,000 रुपीज जो है वो कंपनी का एक्सपेंस मानेंगे कि कंपनी ने मशीनरी खरीदने के लिए मशीनरी के लिए 10,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में दिए, 10,000 सेकंड ईयर में दिए, 10,000 थर्ड ईयर में दिए, ताकि 5 ईयर्स में हम मान लें कि टोटल 50,000 का हमने इसके कंपनी की तरफ से खर्चा हुआ है फॉर दैट मशीनरी। अब ये हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी नो दैट द कंपनी इज गोइंग टू फंक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ द गोइंग कंसर्न। अगेन फ्यूचर लायबिलिटीज के ध्यान में रखकर हम प्रोविजंस रखते हैं कि फ्यूचर में जो भी हमने लोन्स लिए हुए हैं उनको रीपे करना पड़ेगा। सो वी हैव एनफ, वी शुड हैव एनफ एसेट और वी शुड हैव एनफ कैश टू रीपे बैक द लोन्स। और वो प्रोविजंस इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी काम करेगी। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हम फ्यूचर के लिए राइट ऑफ करते हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट कंपनी विल वर्क इन द फ्यूचर। जैसे यहां पर ही हमने देखा डेप्रिसिएशन में 50,000 का खर्चा जो है वो आगे आने वाले 5 सालों में हम लोग 10-10 हजार करके बांट देते हैं। दैट इज बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? और वो इसी वजह से हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स द कंपनी इज गोइंग टू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो यही मानकर देखते हैं कि एक कंपनी फ्यूचर में लगातार काम करती रहेगी। हालांकि कंपनी अगर बंद हो जाती है या अकाउंटेंट्स जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बंद हो सकती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑब्लिगेटरी है दिखाना कि यस दिस कंपनी विल स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर और आफ्टर दिस मच अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? एंड द लास्ट अकाउंटिंग assumption इज द अकाउंटिंग पीरियड assumption। क्योंकि अकाउंटिंग एक परपेचुअल प्रोसेस है जो लगातार जारी रहता है, इस वजह से हमें एक टाइम स्पैन डिसाइड करना पड़ता है जिसके एंड पर वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे उसको रिलीज किया जाएगा। इस अकाउंटिंग पीरियड के ही बिगिनिंग और एंड को यूज करके हम कंपेयर करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया वी यूजुअली फॉलो द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और ये अकाउंटिंग पीरियड अगर हम देखें तो वो आपकी गवर्नमेंट अकाउंट्स यूजुअली फॉलो करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है, ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं कंपनीज हैं दे आर आल्सो फॉलोइंग दिस अकाउंटिंग पीरियड। ऑल्दो कुछ अकाउंटिंग कंपनीज जो हैं कुछ कंपनीज जो हैं वो अलग अकाउंटिंग पीरियड भी यूज करते हैं, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड लगातार उनको यूज करना रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट यूजेस जुलाई 1 टू जून 30, राइट? तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो ये फिजिकल ईयर है वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है और इसी के एंड में वी डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस और द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। So let us quickly revise the objective of all these assumptions. The first one is the money measurement. Only the transactions with monetary value are recorded.
बिजनेस एंटिटी assumption which says that बिजनेस और उसका जो ओनर है उसकी अलग अलग अकाउंट्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है, उनको अलग ट्रीट करना चाहिए। गोइंग कंसर्न assumption which says that कि कंपनी वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करती रहेगी, वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगी। और अकाउंटिंग पीरियड का assumption हम मानकर चलते हैं कि एक टाइम स्पैन के अंदर ही हम कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। टाइम स्पैन की बिगिनिंग और एंड के बीच में जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। So, before concluding, let us try to solve these simple questions which have been asked previously in the JAV examination. Question है कि as per the concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period of time in future. Very obviously, this is the going concern concept कि future में भी company काम करती रहेगी. Similarly, which of the following transactions shall not be recorded in the accounting book? So, compensation paid to the worker due to injury in office. अगर compensation worker को pay की गई है, this compensation, it will have some monetary value. So yes, it will be recorded in the accounting book. Ram, the debtor who is now declared as bad debts. Ram एक डेटर थे कंपनी के, इनको लोन दिया गया था कंपनी की तरफ से, लेकिन अब हमें लगता है कि राम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे। सो जितना हमने लोन दिया था हम उसको मानकर चलेंगे तो हमारा लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है, दिस इज बेसिकली अगेन इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने कुछ मॉनेटरी वैल्यू का लोन दिया होगा जो वापस नहीं मिलेगा, तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपनी ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ सीईओ। सीईओ की तबीयत खराब है, सीईओ की हेल्थ कंडीशंस खराब होने की वजह से ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये कितना इंपैक्ट होगा, उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू होगी, वी कैनॉट फाइंड आउट। वी ऑल्सो कैनॉट फाइंड आउट कि जो इल हेल्थ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू है। सो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. So this is all in this particular lecture. In the next lecture, we will continue up with the next accounting concepts.